हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री का शुरुआती दौर से चलेंगे, जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आइए इतिहास को पढ़ते हैं किस प्रकार। देखिए, इतिहास एक देश के जैसा होता है। मान के चलिए एक बहुत बड़ा देश है। पूरा देश को समझने के लिए उसको कैटेगराइज किया गया है। पूरा देश को राज्य में बांटा गया, राज्य को डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया, और डिस्ट्रिक्ट को मंडल में बांटा गया, मंडल को परमंडल में बांटा गया, फिर उसके बाद पंचायत में बांटा गया, गांव में बांटा गया, फिर टोला टोला में बांटा गया। उसी प्रकार से इतिहास बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसको एक बार में समझना बड़ी नामुमकिन था। इसीलिए इतिहासकारों ने इसको बंटवारा किया, इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए बंटवारा किया। तो ब्रूस नाम का एक वैज्ञानिक था। क्या? ब्रूस नाम का एक वैज्ञानिक था। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया: प्राग इतिहास, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। प्राग मतलब होता है सबसे पुराना इतिहास। सबसे पुराना यानी कि प्राग इतिहास काल में जब लोग शुरुआती दौर था, जब आदि मानव शुरुआती दौर, जब जिंदगी का अपना प्रारंभ कर रहे थे, जीवन यापन करने के लिए शुरुआती जब दौर था उनका, जब शुरू कर रहे थे कि कैसे हमको आगे चलना है, सीखना है, रहना है, तो उस टाइम का ये बात कर रहा है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित रूप से कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ जिस टाइम शुरुआती दौर था उस टाइम पढ़ाई लिखाई था नहीं, तो लोग उसमें लिखित रूप से क्या जानकारी मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग में साक्षरता नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। उस टाइम लोग जानवर के भांति रहते थे, आखेटक थे, किसी भी चीज़ को मार के खाना और किसी भी चीज़ का हत्या कर देना, मतलब कि जो भी जानवर मिल गया उसका भी हत्या कर देता था उस टाइम। तो इस टाइम में साक्षरता नहीं था, इसीलिए इसमें लिखित रूप से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ जो जानकारी होता है स्रोत से होता है। स्रोत का मतलब होता है कि उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पुराना सामग्री यानी सामान जो लोग प्रयोग करते थे उस टाइम, उसी को बोला जाता है स्रोत। क्या बोला जाता है? स्रोत। अब आते हैं मध्यपाषाण काल, मध्य ऐतिहासिक काल। मध्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि इसमें लिखित रूप से जानकारी है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? क्योंकि यहाँ सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात करती है। ऐतिहासिक काल के में आते आते सिंधु सभ्यता में लोग जुड़ने लगे थे। तो इस टाइम लोग था जो सिंधु सभ्यता के लोग थे पढ़े लिखे थे, है ना। लेकिन उस टाइम की जो लिपि थी, उनकी जो भाषा थी, आज हम खुदाई के दौरान जो हमको मिला है उस भाषा को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं कि ये अपने लिखित भाषा में क्या कहना चाह रहे थे। अर्थात इसका भी जो जानकारी मिलता है हमको स्रोतों से ही मिलता है, इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार से ही हमें पता चलता है कि यहाँ किस कदर के लोग रहा करते थे। ऐतिहासिक का मतलब होता है कि इसमें लिखित रूप से भी जानकारी है और इसे पढ़ा भी गया है, और इसकी भी जानकारी स्रोत, जैसे मान के चलो कि महात्मा युग था, है, कोरोना का युग है। दूसरी बात कि यहाँ का जो हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, 1857 की क्रांति क्या थी, तो ये सब इतिहास में था। तो 1857 की जो क्रांति है वो लिखी भी की है, और उसको हम अपने तरीके से हम लोग पढ़ भी सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ऐतिहासिक, मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक में इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आते हैं, हम पहले प्राग इतिहास काल को पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य को पढ़ेंगे, उसके बाद इतिहास को पढ़ेंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। क्या था कि प्राग ऐतिहासिक काल बहुत पुराना काल था। इस प्राग ऐतिहासिक काल में जो लोग थे बहुत लंबा समय तक जिंदगी काटा, बहुत लंबा समय तक जीवन यापन किया। क्या था कि इनका स्रोत जो था, इनका जो सामान था, इनका जो औजार था, पत्थरों का होता था। क्या होता था? पत्थरों का होता था। तो पत्थरों को होने के कारण इसमें लोग इसको कह दिया पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। मतलब पत्थर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो स्रोत थे, इसी के आधार पर इसको पाषाण काल कहा गया। क्यों? जैसे मान किसी भी वस्तु को मारना था तो पत्थर से मारना था, यदि रहना भी तो गुफा में रहते थे, तो गुफा क्या होता है? एक पत्थर का होता है, इसीलिए इसको पूरा पाषाण काल कहा गया। क्योंकि ये पूरा पाषाण काल में लोग लंबे समय तक रहे थे, तो पूरा पाषाण काल को एक बार में समझना नामुमकिन था। इसीलिए इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर से इसका 3 बंटवारा किया। किसका? पाषाण काल का। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया, फिर पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं। पूरा पाषाण काल मतलब पत्थरों का जो सबसे पुराना इस्तेमाल किया करता था, जब शुरू में इस्तेमाल किया था लोग पत्थरों का, उसको कहा गया पूरा पाषाण काल। मतलब कि सबसे पुराना, पत्थरों का सबसे पुराना काल को पुराना। उसके बाद की जो काल आती है उसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है, और उसके बाद का जो काल आता है उसको नव, नहीं कि नया, पत्थरों का जब नया नया औजार बनने लगा, नया नया रूप मिलने लगा पत्थरों का, तो उसको कहा गया नव पाषाण काल। हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे, फिर नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब पाषाण कंप्लीट हो जाएगा। जब पाषाण कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा। हम पहले सबसे पहले पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है? जैसे पूरा किसी भी चीज को पढ़ने से पहले क्या होता है कि
जैसे मान के चलिए कि पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे, उसका लक्षण क्या था, कितना समय तक जिए थे, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार क्या था, कौन कौन स्थान पे उन लोग रहा करते थे, बस इसका इतना जान जाएंगे तो इस तरह से पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा। आइए, तो जो पूरा पाषाण काल था, जिस टाइम लोग पत्थर का शुरुआती दौर कर रहे थे प्रयोग करने का, जब शुरुआती दौर था प्रयोग करने का, पत्थरों का जब शुरू में प्रयोग करना सीखा तो लोगों ने औजार बनाने के लिए जब सीख रहा था, उसको बोला गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 लाख ईस्वी पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 10 या 12,000 ईसा पूर्व तक रहा। मतलब कि ये पूरा इतिहास में सबसे ज्यादा जो जीवन काल आदमी बिताया, जो आदि मानव या मानव बिताया, वो पूरा पाषाण काल में ही बनाया। तो इसका समय कंप्लीट हो गया कि पूरा पाषाण काल में लोग का जो समय काल रहा कितना तक रहा, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 या 12,000 ईसा पूर्व तक इन लोगों ने यहाँ पे अपने जिंदगी का जीवन यापन किया। अब आते हैं इसका लक्षण यानी कि जो पूरा पाषाण काल में लोग रहते थे उसका लक्षण कैसा था। उन लोग क्या थे, एक जानवर के भांति जीते थे, जानवर के जैसे चलना उलना, ऐसे जानवर जैसे चलता है उस तरह से थोड़ा टेढ़ा चलते थे, पूरा आदमी के रूप में नहीं चलते थे उस टाइम। और उन लोग एक आखेटक थे। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकार करना, किसी भी चीज का शिकार करो और खाओ, और उसी को बोलते हैं आखेटक। जैसे कि मान के चलो कोई जंगल में गया, जंगल में किसी चीज को मार दिया फिर उसका खा लिया, तो उसी को बोलते हैं आखेटक। आखेटक मतलब होता है शिकारी। उन लोग का उस टाइम का जो काम था कि बोल खाना और रहना, सिर्फ उन लोग जो डिपेंड थे ओनली फॉर शिकार पर डिपेंड थे, इसीलिए उन लोगों को आखेटक बोला गया। यहाँ आज गए, आज के बाद वहाँ शिकारी किए, वहाँ खाए पिए, वहाँ के बाद जानवर वहाँ खत्म हो गया, फिर अगला स्थान को गए, फिर अगला स्थान पे 10-15 दिन रहे, 10-15 दिन में जब जानवर वहाँ खत्म हो गया तो फिर अगला स्थान पे जाते थे। इसी प्रक्रिया को आखेटक बोला जाता है। वो लोग खानाबदोश थे। खानाबदोश के मतलब था उन लोग को सिर्फ खाने से मतलब था और किसी चीज़ से मतलब नहीं था, और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था, खाली पेट भर का खाना मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा दिन जो होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद था उन लोग खास संग्राहक। क्या करते थे कि आज वहां गए और जैसे 2-4 गो जानवर मिला तो सबको मार देते थे, और जो होता था आज पेट भरा फिर उसी को कल खाए, फिर परसों खाए। इस तरह से उन लोग क्या थे, खास संग्राहक थे। जिस प्रकार आज हम लोग संपत्ति के संग्राहक हो गए हैं, पैसा के संग्राहक हो गए हैं। यदि हमारे पास 10 लाख रुपया भी है तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है, उसको 1 करोड़ बनाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से उन लोग भी एक क्या थे, खास संग्राहक। हम लोग पैसा के संग्राहक थे और उन लोग खाने का संग्राहक था। उस टाइम जो था ये जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, पूरा पाषाण काल में पशु को पालने का जो जानकारी था उन लोगों के पास नहीं था। क्यों पशु पालता, जो पशु मिलता था उसी को मार के खा जाता था, है ना। तो पशुपालन की प्रक्रिया उस टाइम शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम जानवर को मार के खाता था उन लोग। उस टाइम जो तो सबसे बड़ी बात थी कि आग के जानकारी था, उन लोगों को पृथ्वी पर आग था इसका जानकारी था, लेकिन उसकी प्रयोग नहीं सीखे थे। आग की जानकारी उनके पास था, आग का खोज कर लिए थे, लेकिन आग का प्रयोग किस कदर करेंगे उसकी जानकारी उसके पास नहीं था। जो आदि मानव का जो सर्वप्रथम उत्पत्ति हुआ, जहाँ से आदि मानव बनना शुरू हुआ था, वो सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था वहाँ का प्रमाण मिलता अफ्रीका से। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में, पूरा वर्ल्ड में मानव सर्वप्रथम का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो आपको बोलना है कहाँ से, अफ्रीका से हुआ था। उसका औजार, उसका लक्षण कंप्लीट हो गया, किस कदर के था। उन लोग थे जानवर के भांति आखेटक थे, खानाबदोश थे, पशुपालन की कोई जानकारी नहीं थी, खास संग्राहक थे, और आग की जानकारी थी लेकिन आग का प्रयोग करने के लिए नहीं सीखा था। अब उनके औजार पर बात करते हैं कि उनका औजार कैसा कैसा होता था। उनका औजार एक पत्थर होता, स्फटिक और क्वार्टजाइट। स्फटिक और क्वार्टजाइट के पत्थरों का जो उनका औजार होता था, जैसे पत्थरों में सल्क ब्लेड भी होता है। पत्थर क्या करते थे कि उन लोगों का जो पत्थर था स्फटिक का था और क्वार्टजाइट का, उसी का अपना औजार बनाते थे। और उस पत्थर में उन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे क्या किया, सल्क ब्लेड प्रक्रिया शुरू कर। सल्क ब्लेड फलक का मतलब होता है, सल्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ में धार दे देना। जैसे पत्थर था उसको नुकीला किया, थोड़ा धार किया और ब्लेड के रूप में ढाल दिया, इसीलिए उसको बोला जाता है सल्क फलक ब्लेड। और इस सल्क ब्लेड यानी कि फलक यानी कि उसको धार देने की जब प्रक्रिया आ गई, इसीलिए पाषाण काल को यानी पूरा पाषाण काल को इस संस्कृति के अनुसार से फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने पत्थरों में धार देने की प्रक्रिया को सीख लिया था। इसके आधार पर ये पूरा पाषाण काल को फल्क संस्कृति भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फल्क संस्कृति किसे कहा जाता है, तो फल्क संस्कृति पूरा पाषाण काल को ही कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने इस टाइम पत्थरों में धार देने के लिए, एक नया रूप देने के लिए, नुकीला बनाने के लिए सीख लिया था।
अब बताते हैं कि कौन कौन स्थान से क्या क्या चीज की प्राप्ति हुई है ना, किस किस स्थान से किस चीज का प्राप्ति हुआ। मद्रास, मद्रास एक जगह का नाम है भारत में, है ना। तो मद्रास से हैंडेक्स, हैंडेक्स होता है हाथ से प्रयोग किए जाने वाले सामग्री, औजार। तो हैंडेक्स औजार मिले हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी मिला है, खुरपी मिला है, गड़ासा मिला है, हस्तकुठार मिला है। ये सब जो औजार मिले हैं वो मद्रास से मिले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हस्तकुठार मतलब कि भारत के किस राज्य से मिला है, तो आपको बताना है कि मद्रास से मिला है। अब आए हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक सोहन नदी है, पाकिस्तान में एक सोहन नदी है। सोहन नदी के किनारे से एक चापर चेपिंग पेबुल की उपकरण मिली है। चापर चेपिंग पेबुल मतलब किसी भी चीज को फेंक फाक के जो मारता था लोग और उसका जो शिकार करता था उसको बोलते हैं चापर चेपिंग पेबुल। उसका उपकरण मिला है पाकिस्तान के सोहन नदी के किनारे से। अतिरपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। अतिरपक्कम एक जगह है भारत में जो तमिलनाडु में पड़ता है। वहां भी खुदाई के दौरान इसी प्रकार से हैंडेक्स और कुछ चापर चैपिंग पेबुल मिले हैं। एक भारत में एक और जगह है हथनौरा, जो एमपी में पड़ता है। हथनौरा एमपी नर्मदा नदी घाटी से मानव का सर्वप्रथम कंकाल, जिसको बोलते हैं हड्डी, और मानव का खोपड़ी, वहां से भारत का सबसे पहले, भारत में सबसे पहले जो खोज हुआ था वो हथनौरा में ही हुआ था। भारत के हथनौरा से नर्मदा नदी घाटी किनारे, यानी कि एमपी में नर्मदा नदी घाटी किनारे जो हथनौरा में पड़ता है, वहां से मानव शरीर का कंकाल और मानव का खोपड़ी मिला था, जो भारत का सर्वप्रथम और सबसे पहला खोज था, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे पहले पुरातात्विक सामग्री कहाँ से मिली है, तो आपको बताना है कहाँ, हथनौरा एमपी नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक हमारा सामग्री मिला यूपी मिर्जापुर, जहां माता विंध्याचल का मंदिर है। वहां से मातृ देवी का हड्डियों से बना हुआ मूर्ति का प्रतिबिंब और छाया मिला है। और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पूरा पाषाण काल का इतिहास का हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को पढ़ लिया, प्राग ऐतिहासिक का पूरा पाषाण काल को पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नव पाषाण काल को पढ़ेंगे, और इस प्रकार से पूरा हम ये प्राग इतिहास काल को कंप्लीट करेंगे। जब प्राग इतिहास काल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम मध्य इतिहास को पढ़ेंगे, फिर इतिहास को पढ़ेंगे, और इस प्रकार से इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आशा है दोस्तों हमारी बात आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से नए नए अपने भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और आते रहेंगे अगले आपके वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।